Good morning, all of you. In today's lecture of stereochemistry, we will discuss about the different application part of R and S configuration. Means how can we correlate the RS configuration with the tacticity, and how can we determine whether the given pair of compounds are homomers with the help of the RS configuration, and how can we determine whether the given pair of compound are enantiomers or the diastereomers or the epimers with the help of the R and S configuration. So let's proceed towards the application part of R and S configuration. The first application is how can we determine whether the homomorphic atoms are homotactic or the heterotactic with the help of the R and S configuration. For example, the given compound is propane. आपके पास ये प्रोपेन है. हम टेक्टिसिटी के बारे में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. फिलहाल हमें यहाँ पे कोरिलेट करना है टोपिसिटी को विद आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन. क्या आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम टोपिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. मींस क्या हम ये बता सकते हैं कि जो होमोमॉर्फिक एटम है वो होमोटॉपिक है या वो हिट्रोटॉपिक है. अगर हिट्रोटॉपिक भी है तो क्या वो एनेंशियोटॉपिक है या वो डायस्टीरियोटॉपिक है. तो अब हम देखेंगे वो कोरिलेशन टोपिसिटी का विद द आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन. उसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया. हमें इस एग्जांपल में ये देखना है कि जो ये कंपाउंड है हमारा, इसके अंदर जो दो होमोमॉर्फिक एटम है, कौन है वो? एच ए एच बी. क्योंकि एच और एच सेम एटम है और सेम एटम को हम कहते हैं होमोमॉर्फिक एटम्स. उनकी मॉर्फोलॉजी एक जैसी है, वो देखने में एक जैसे हैं, उन्हें होमोमॉर्फिक एटम कहते हैं. सिमिलरली CH3 CH3 दोनों सेम है, मींस दे आर दी होमोमॉर्फिक ग्रुप, और यू कैन से द दे आर दी होमोमॉर्फिक लिगेंड्स. तो ये जो होमोमॉर्फिक एटम होते हैं या होमोमॉर्फिक जो लिगेंड्स या ग्रुप्स होते हैं, उनका कोरिलेशन अब हम देखेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के साथ. इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हमने अपना सब्स्टिट्यूशन एडिशन मेथड अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद हमने सबसे पहले Ha को रिप्लेस किया विद द ड्यूट्रियम. इन द सेकंड केस वी हैव रिप्लेस द Hb विद द ड्यूट्रियम. और रिप्लेस करने के बाद हमने ये देखा कि जो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 है, क्या इनके अंदर कोई कायरल कार्बोनेटम डेवलप हो गया. तो आपने देखा स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर कोई भी कायरल कार्बोनेटम नहीं है, क्योंकि वो जो सेंट्रल एटम जिसके ऊपर 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम उसको कायरल कार्बोनेटम कहते हैं. तो कायरल कार्बोनेटम कौन होता है? द कार्बोनेटम whose all the 4 valencies are completed satisfied by 4 different groups. In structure number 1 there are two same CH3 group, means the central carbonatum is not chiral. सेंट्रल कार्बोनेटम कायरल नहीं है इवन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन. और सब्स्टिट्यूशन होने किससे की? उस ग्रुप से की, उस एटम से की जो पहले से ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट नहीं था. जैसे ओरिजिनल कंपाउंड में कौन प्रेजेंट था? एक तो हाइड्रोजन H मींस प्रोटियम वाला H, और दूसरे CH3. और हमने जो रिप्लेस किया नया एटम वो कौन था? वो दैट इज द ड्यूट्रियम. तो इवन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन देयर इज नो कायरल कार्बोनेटम इन द रिजल्टेंट कंपाउंड. तो इसीलिए जो कंपाउंड होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे जो 2 कंपाउंड हमने बनाया है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर कोई भी आर या एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी. अगर ऐसा हो तो जो टोपिसिटी होगी होमोमॉर्फिक एटम्स की, जो एच ए और एच बी है, हम कहेंगे द टोपिसिटी ऑफ द होमोमॉर्फिक एटम इज होमोटॉपिक. मींस एच ए और एच बी यहाँ पे होमोटॉपिक हैं. वो लोग क्या है? वो होमोटॉपिक. तो इस टाइप से हम पता लगा लेते हैं. तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन की जो हम ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये बता पाएंगे कि वेदर द होमोमॉर्फिक एटम्स आर होमोटॉपिक और द हेटेरोटॉपिक. तो यहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से हमने ये पता लगाया कि जो गिवन आपके होमोमॉर्फिक एटम थे एच ए और एच बी, कि वो आपके होमोटॉपिक हैं या हेटेरोटॉपिक. तो इवन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन इफ देयर इज नो कायरल कार्बन एटम, तो हम कह देंगे कि वो जो आपके होमोमॉर्फिक एटम थे एच एच बी, वो क्या है? आपके होमोटॉपिक है. These are the homotopic. ये हम बता रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर. अदरवाइज
जो अदर मेथड्स थे होमोटोपिसिटी या हिट्रोटोपिसिटी का पता लगाने के, वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके थे। नेक्स्ट हम लेते हैं ये एग्जांपल। इसमें आप देखें, हमें ये पता लगाना है कि जो ये होमोमॉर्फिक एटम है Ha जो C2 कार्बन पे प्रेजेंट है, Hb जो C3 कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, उनके बीच कोरिलेशन क्या है, whether they are homotopic or the heterotopic with the help of the R and S configuration। उसके लिए हमने फिर से क्या किया, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले अप्लाई किया। हमने Ha को रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से, सिमिलरली हमने Hb को रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से। ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, after the substitution and we got these resultant compound, that is the structure number 1 and structure number 2। हमें ये दो कंपाउंड मिल गए। फिर हमने क्या देखा, क्या इनके अंदर कोई R और S कॉन्फ़िगरेशन है ऑन बोथ ऑफ द कायरल कार्बन एटम। तो हमने क्या देखा कि जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 स्ट्रक्चर नंबर 1 की, और उसके अंदर हमने क्या देखनी है, R और S कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले देखें क्या इस कंपाउंड के अंदर जब हमने सब्स्टिट्यूशन की C2 के ऊपर, तो क्या कायरल कार्बन एटम डेवलप हो गया। तो वहां पे कायरल कार्बन एटम डेवलप हो चुका है। C2 कार्बन इज कायरल कार्बन एटम। क्यों है वो कायरल कार्बन एटम? बिकॉज ऑन द C2 कार्बन एटम द वैलेंसी, all the four valency of C2 carbon atom are satisfied by four different groups। वो four different groups कौन से हैं? One is the OH, other one is COH, third one is deuterium, and last one is that bigger group। So these are four different groups। तो मिस कायरल कार्बन एटम डेवलप हो चुका है। तो कायरल कार्बन एटम डेवलप हो गया, तो अब हम उसकी क्या देखेंगे, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए जो पहले हम आपको सिखा चुके हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना होता है। तो जो C2 कार्बन है, जो अब कायरल कार्बन एटम हो चुका है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन जो हमें मिला, अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे उसकी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे हर उस डायरेक्टली अटैच एटम का। तो C2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम कौन है? OH। तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टली अटैच एटम कौन है? जो अपर साइड में देखें COH ग्रुप, नीचे भी कार्बन है। तो अगर हम देखें जो नंबर 1 वाला COOH ग्रुप है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो C1 कार्बन देखो 6 हो गया, और जो C3 कार्बन देखो जो इधर अटैच है, उसमें देखो कार्बन देखो ये 6। फर्दर अटैच कौन है COH में? वहां पे एक ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से अटैच, तो 8 + 8, 1 और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच। नीचे वाले में देखेंगे तो कार्बन से कौन अटैच है बोलो? राइट साइड में HB मींस एटॉमिक नंबर 1, लेफ्ट साइड में OH मींस ऑक्सीजन अटैच। तो इस टाइप से ये एटम अटैच हो गए हैं। प्लस नीचे C4 की तरफ चले, वो कार्बन अटैच। तो 6 तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 + 1 7 8 15 21, और ऊपर आंसर आपका कितना आ गया? 8 3 24 = 30। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई? CH ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। तो इसलिए हम C2 देखो कहाँ पे लिखा हमने, दैट इज द C2। आपका जो CH ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी नंबर 2 होगी। देखो हमने वहां पे 2 लिख दिया। और जो नीचे ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 हो जाएगी। और जो ड्यूट्रियम है, क्योंकि उसका सबसे कम एटॉमिक नंबर, तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 4। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें राइट पोजीशन देखनी होती है। राइट पोजीशन मींस ये जो फिशर प्रोजेक्शन है, जिसमें C2 कार्बन को देखो, अगर हम C2 वाले कार्बन को अगर हम क्रॉस से शो करते तो फिशर प्रोजेक्शन ही होती। अब उसमें क्या करना है, राइट पोजीशन क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किधर होना चाहिए आपका? राइट हैंड साइड में। तो दैट इज एट द राइट पोजीशन। देखो ये अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पे है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम। तो हम क्या करेंगे, देखो हम अब करेंगे इंटरचेंज C3 और C4 के बीच। मीन C3 की जगह बोलो कौन पहुंच गया? C4। और C4 की जगह कौन पहुंच गया? C3। ये 190 डिग्री की रोटेशन हमने की है अभी। लेकिन 190 डिग्री की रोटेशन करने से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है। तो इसलिए हमें एक और 90 डिग्री की रोटेशन करनी होगी, क्योंकि बेसिक रूल है फिशर प्रोजेक्शन का कि 180 डिग्री की रोटेशन करने से कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। अब दोबारा से 1 बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया, 4 भी एग्जैक्ट सही पोजीशन पे आ गया। तो अब हम क्या करें? अब हम चेंज करेंगे 2 और 3 के बीच। देखो यहाँ पे 2 और 3 के बीच।
2 की जगह कौन आ जाएगा, 3 की जगह कौन आ जाएगा, 2 पोजीशन आ गई आपके यहाँ पे, प्रायोरिटी नंबर 2 वाला ग्रुप आ गया। हम यहीं पर आपको इकट्ठे करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम सारा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा चुके हैं कि किस तरह से आरएस कॉन्फ़िगरेशन का हम पता लगाते हैं। यहाँ पे हम अगर आपको डायरेक्ट करके देखना हो तो किस तरह से करें, तो इसलिए हम ये कट कट करके आपको शो कर रहे हैं। अब आपके देखो राइट प्रायोरिटी ग्रुप वाला जो ग्रुप था क्या था, प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 1 राइट हैंड डायरेक्शन में ही है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम डायरेक्शन में है। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो प्रायोरिटी नंबर 4 है उसको देखो आप हाइड कर लेते हैं। देखो हमने ये हाइड कर लिया, छुपा लिया। नाउ रोटेट द आई फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 1 से 2 की तरफ चले, 2 से 3 की तरफ चले, तो बोलो रोटेशन क्या हुई। तो रोटेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, देखो 1 से जब 2 की तरफ चलते हैं, सो दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 1 से चले और किधर चलना है बोलो, इधर 2 की तरफ, देखो ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो क्या हो जाएगी कॉन्जुगेशन आर। सो C2 कार्बन की कॉन्जुगेशन आर आ चुकी है, बोलो क्या आ चुकी है, आर। यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने जो कंपाउंड नंबर 2 है वहां पे हम देखते हैं। उसके अंदर जब हमने देखा इसी टाइप से, तो प्रायोरिटी नंबर 1 OH ग्रुप वाले ऑक्सीजन की 1 हो जाएगी, COH वाले की 2 हो जाएगी, अभी हम आपको सिखा चुके थे। जो नीचे C3 है उसकी 3, और जो HA है उसकी 4। उसी टाइप से क्या करेंगे, राइट पोजीशन क्या होती है प्रायोरिटी ग्रुप्स की, राइट हैंड साइड में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वो पहले से ही है। बॉटम पोजीशन पे हमें लेके आना है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, इसलिए 3 और 4 के बीच इंटरचेंज, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3। लेकिन ये तो 190 डिग्री की रोटेशन हुई। एक और 190 डिग्री की देखो हम रोटेशन करेंगे, अब किसके बीच, 2 और 3 के बीच, क्योंकि 1 और 4 को डिस्टर्ब नहीं करना, अपनी राइट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आप हाइड करेंगे, देखो। उसके बाद रोटेट द आई, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देखो तो वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉन्जुगेशन क्या हो गई इसकी, आर। तो ऐसा करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कायरल कार्बन एटम की तरफ। वो कौन है आपका, C3 कार्बन। वो आपका कौन होगा बोलो, C3। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, जो हमने आपको ये प्रायोरिटी सीक्वेंस के बाद RS नोमेनक्लेचर कैसे डिराइव करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बताया। अब हम देखो C3 की तरफ चलते हैं। अब C3 में देखें जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, बोलो प्रायोरिटी नंबर 1 किसकी, उसी टाइप से ब्लू कलर से हम शो कर रहे हैं, OH जो लेफ्ट हैंड साइड में C3 कार्बन के ऊपर। कंपाउंड नंबर 1 में देखेंगे, अब हम किस में देखेंगे, कंपाउंड नंबर 1 में। उसके बाद ये हमने 1 2 3 4 डिटरमाइन कर ली। नंबर 1 OH ग्रुप, नंबर 2 CH, नंबर 3 जो बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, नंबर 4 आपका HB। उसके बाद उसी टाइप से अब हम क्या करेंगे बोलो, राइट पोजीशन क्या है, राइट पोजीशन है कि राइट हैंड डायरेक्शन में कौन आना चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। देखो 4 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 4। उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम पे आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे हम। तो 2 की जगह 4, 4 की जगह कौन आ गया बोलो यहाँ पे, 2। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आप हाइड कर दें, देखो हमने हाइड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेट द आई। तो आई को जब रोटेट किया तो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ गए, तो उसी टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कॉन्जुगेशन इज आर। सिमिलरली अब हम चलेंगे अपने कंपाउंड नंबर 2 में C3 कार्बन के ऊपर। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी OH ग्रुप की, नंबर 2 प्रायोरिटी CH ग्रुप की, नंबर 3 प्रायोरिटी आपके जो बिगर ग्रुप बच गया वो, और ड्यूट्रियम की प्रायोरिटी नंबर 4। तो ये सेम वही पैटर्न है जो अभी आपको लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर दिख रहा था। तो मीन्स इसकी कॉन्जुगेशन भी क्या आ जाएगी, आर। तो मीन्स आपने क्या देखा कि आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन वी गॉट द टू कंपाउंड्स, कंपाउंड नंबर 1 एंड 2। और अब हमें क्योंकि कायरल कार्बन एटम डेवलप हो चुका है आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन। कायरल कार्बन एटम कहाँ पे डेवलप हुआ था बोलो, सब्स्टिट्यूशन हमने कहाँ पे की, C2 कार्बन के ऊपर। C2 कार्बन के ऊपर HA को रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से, तो हमें स्ट्रक्चर नंबर 1 मिली। देखो ये स्ट्रक्चर नंबर 1, और उस कार्बन की कॉन्जुगेशन बोलो क्या है, आर।
सिमिलरली अगर हम HB को C3 कार्बन के ऊपर से HB की रिप्लेसमेंट की ड्यूटेरियम से C3 कार्बन के ऊपर, तो वहां पर भी कॉन्जुगेशन क्या आ गई बोलो, R। रिमेनिंग पार्ट तो सेम है आपके। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें ये देखा कि एज द कॉन्फिगरेशन ऑन बोथ ऑफ द कायरल कार्बन एटम व्हिच आर डेवलप्ड आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन हैव द सेम कॉन्फिगरेशन। देखो R कॉन्फिगरेशन, वो कार्बन जिसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, उसके उस कार्बन के ऊपर उस कायरल कार्बन एटम की कॉन्फिगरेशन क्या है, R। ऐसे HB की जब हमने सब्स्टिट्यूशन की C3 कार्बन के ऊपर, जो कंपाउंड नंबर 2 मिला, उस कंपाउंड नंबर 2 में C3 कार्बन के ऊपर कॉन्जुगेशन क्या है बोलो, आपकी कॉन्जुगेशन है R। बोथ हैव द सेम कॉन्जुगेशन। तो इसीलिए हमारा जो कंपाउंड है, हम क्या कहेंगे, टॉपिसिटी क्या है, जो HA और HB के बीच रिलेशन क्या है, दे आर होमोटॉपिक। दे आर होमोटॉपिक, वो आपके होमोटॉपिक हैं। तो इस टाइप से हम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर ये बता सकते हैं कि आपके जो दो एटम हैं वो होमोटॉपिक होंगे या हेटेरोटॉपिक। तो कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या रही, सेम रही। जैसे हमने पहला पॉइंट क्या बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूशन के बाद कोई भी कायरल कार्बन एटम डेवलप नहीं होता, तो भी वो दो होमोमॉर्फिक जो एटम होते हैं दे आर होमोटॉपिक। सिमिलरली जब हमने सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे किनके ऊपर, जो होमोमॉर्फिक एटम है HA और HB, HA को रिप्लेस करके कोई हमने डिफरेंट ग्रुप लगाया जैसे ड्यूटेरियम, HB को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम लगाया, दो कंपाउंड हमें मिले। और उसके बाद हमने क्या देखा, उन्हीं जो नए डेवलप्ड कायरल कार्बन एटम है उनकी हमने कॉन्जुगेशन देखी, तो क्या मिली, सेम कॉन्जुगेशन। तो मीन्स आपके जो दोनों के दोनों जो एटम थे HA और HB, वो क्या है आपके, दे आर होमोटॉपिक। दोनों के दोनों बोलो क्या है आपके, होमोटॉपिक। और दूसरा जो तरीका था टॉपिसिटी को देखने का, वो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको इन डिटेल बता चुके हैं। फिलहाल हम बता रहे हैं इन टर्म ऑफ R एंड S कॉन्फ़िगरेशन कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ R एंड S कॉन्फ़िगरेशन इन डिटरमिनेशन ऑफ द टॉपिसिटी, whether the given homomorphic atoms are homotopic or the heterotopic। और साथ के साथ जैसे हमने पहले ही बताया था, अगर आप रोटेशन करते हैं 180 डिग्री की, तो भी हमें कंपाउंड सेम मिलता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं दे आर होमोटोपिक। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं अब हम। उसी टाइप से हमने सब्स्टिट्यूशन किया, कंपाउंड नंबर 1 HB की सब्स्टिट्यूशन की, तो कंपाउंड नंबर 2 रिप्लेसमेंट की विद द ड्यूटेरियम। और अब आपने देखा आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन द सेंट्रल कार्बन एटम नाउ बिकम्स द कायरल कार्बन एटम। ये कायरल कार्बन एटम हो चुका है, जैसे प्रीवियस जो हमारा एग्जांपल था उसमें भी हमने देखा था। अब हम दोनों की क्या देखेंगे बोलो इसके अंदर, हम देखेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन। कैसे देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये फ्लाइंग वेज फार्मूला है। हमने R और S कॉन्फ़िगरेशन को देखना आपको पहले ही सिखाया था। कैसे, अगर गिवन जो कंपाउंड है फ्लाइंग वेज फार्मूले में हो, तो उसको कैसे देखा जाएगा कि वेदर इट इज द R कॉन्जुगेशन और द S। और फिशर प्रोजेक्शन के रूल क्या थे वो भी हमने आपको बताए थे। क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग वेज फार्मूला है, तो इसमें हमने आपको क्या बताया था, प्रायोरिटी चेक करें किसकी प्रायोरिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखो हमने क्या देखा, आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हमने देखा क्या कायरल कार्बन एटम डेवलप हुआ या नहीं इन द रिजल्टेंट कंपाउंड। तो दोनों रिजल्टेंट कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम डेवलप हो चुका है, तो इसीलिए इनकी कॉन्जुगेशन या तो R होगी या S। अब हमें देखना है कि कॉन्जुगेशन दोनों कंपाउंडों में जहां पे कायरल कार्बन एटम डेवलप हो चुका है, उस कायरल सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन सेम है या डिफरेंट। तो हमने क्या देखा, रूल क्या है कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, फ्लाइंग वेज फार्मूला गिवन हो तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, बोलो कौन है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, वैसे साफ साफ आपको दिख रहा है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है बोलो वो किसकी होगी, C2H5 नंबर 1। नंबर 2 प्रायोरिटी किसकी होगी, CH3 ग्रुप। और नंबर 3 प्रायोरिटी किसकी होगी, ड्यूटेरियम। और नंबर 4 प्रायोरिटी किसकी होगी बोलो, प्रोटियम की। तो जो प्रोटियम है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, उसको हमने हाइड कर दिया, देखो हाइड करें। अब उसके बाद क्या करना है, अब आप ये देखें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, जो डॉटेड लाइन से हमने दिखा रखा है, क्या लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप था, वो तो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप नहीं है, वो तो C2H5 है। तो फिर हम क्या करें, अब आप क्या करें, अपनी आई को रोटेट करें 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, उसी ऑर्डर में। देखो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को तो हमने हाइड कर दिया,
अब हाइड करने के बाद जब हम अपनी आई को रोटेट करते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से लेके लोएस्ट की तरफ, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ देखो ऐसे चले, तो बोलो हमारी आई कैसे रोटेट होती है? हमारी आई रोटेट हो रही इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें क्या दिखा? हमें ये लगता है कि कॉन्जुगेशन आर होनी चाहिए, लेकिन आर नहीं होगी। ये हमने प्रायोरिटी देखो दोबारा से लिखी 1 2 3 4, तो हमारी कॉन्जुगेशन क्या होनी चाहिए? आर, लेकिन आर नहीं है। आर क्यों नहीं है? आर कब होती? अगर जो डॉटेड लाइन से हमने ग्रुप दिखा रखा है C2H5, यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होता, तो ये जो हमने कॉन्जुगेशन निकाली आर, तो आंसर आर होता। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना हो, वो बिलो द प्लेन ना हो, तो जो भी कॉन्जुगेशन आए उसका रिवर्स हमें कर देना है। मींस कॉन्जुगेशन आई क्या? आर, तो आर को कट कर दें तो आंसर क्या हो गया? एस। तो ये जो गिवन कंपाउंड है इसकी कॉन्फिगरेशन क्या है? एस। तो ये रूल था फ्लाइंग वेज फार्मूला के अंदर। सिमिलरली अब हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड आया है, अब हम उसके अंदर देखेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है या एस। फिर वही रूल कि सबसे पहले हमें क्या करना है? जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है बोलो? आपका प्रोटियम, उसको हमने हाइड कर दिया। और उसके बाद हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन था? C2H5। नंबर 2 पे कौन था? CH3। नंबर 3 पे कौन था? आपका ड्यूट्रियम। नंबर 4 पे आपका प्रोटियम था। तो जो प्रोटियम था उसको हमने हाइड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? क्या उसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है? नहीं, वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन निकालें। बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? कॉन्फ़िगरेशन आपकी आई है, देखो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमारी आई कैसे रोटेट हुई बोलो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हमारी आई रोटेट होती है, तो फिर अब हम क्या करें? कॉन्जुगेशन क्या होनी चाहिए? अपीयर्स टू बी, क्या अपीयर हो रही है आपको एंटी क्लॉकवाइज में? एस, लेकिन एस नहीं होगी। लेकिन एस नहीं होगी, तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन बोलो? कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो जाएगी इसकी रिवर्स, दैट इज द आर कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्लाइंग वेज फार्मूला में जब आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं, तो यही बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी स्ट्रक्चर दे रखी हो, उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दें, फिर अपनी आई को रोटेट करें प्रायोरिटी नंबर 1 से 2 से 3 की तरफ। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आई उसको आप लिख दें। अब ये देखना है हमें कि जो कॉन्फ़िगरेशन आई है क्या वो सही है या गलत। उसके लिए बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो क्या? कि डॉटेड लाइन से मींस बिलो द प्लेन जो ग्रुप है वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आई वही आपका आंसर। लेकिन डॉटेड लाइन से जो ग्रुप आपको दिख रहा है अगर वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का नहीं है, प्रायोरिटी नंबर 4 वाला नहीं है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए उसकी रिवर्स करके हमें बतानी होगी और वही हमारा आंसर होगा। तो आपने क्या देखा कि जो गिवन कंपाउंड था, अब हमारे मेन पॉइंट के ऊपर आते, कॉन्जुगेशन हमने निकाल ली। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो गिवन कंपाउंड था उसमें जो होमोमॉर्फिक एटम है, होमोमॉर्फिक मींस एक जैसे दिखने वाले एटम, वो कौन थे? HA और HB जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर। हमने उनके अंदर क्या की? सब्स्टिट्यूशन। HA को रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से, स्ट्रक्चर नंबर 1 आ गई। HB को रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से, स्ट्रक्चर नंबर 2 आ गई। उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जो कायरल कार्बन एटम डेवलप हो गया या नहीं वो देखा, तो दोनों के अंदर कायरल कार्बन एटम है, स्ट्रक्चर नंबर 1 में भी 2 में भी। फिर दोनों की हमने कॉन्जुगेशन देखी, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 की कॉन्जुगेशन क्या थी? एस। स्ट्रक्चर नंबर 2 की कॉन्जुगेशन क्या है? आर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन आपकी ऑपोजिट है। as the configuration of the both of the compound 1 and 2 is different on the chiral carbon atom which is developed during that substitution process. So the topicity of these homomorphic atoms, जो H और HB की topicity क्या है given compound के अंदर? They are heterotopic, they are heterotopic। और heterotopic भी कौन से? Enantiotopic, क्योंकि configuration आपकी क्या हो चुकी है? Change। S थी स्ट्रक्चर नंबर 1 में, R है स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर। सो दे आर heterotopic एंड दे आर enantiotopic। heterotopic भी है और enantiotopic भी है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अगला एग्जांपल हम। देखो ये गिवन कंपाउंड है। इस गिवन कंपाउंड के अंदर हमने क्या किया? रिलेशन देखना है हमें HA और HB के बीच, C2 के ऊपर जो HA है, C3 के ऊपर जो HB है, उनके बीच हमें रिलेशन देखना है कि whether they are homotopic or the heterotopic with the help of the R and S configuration। तो उसके लिए हम क्या करें?
देखो जो बेसिक और भी तरीके हैं टॉपिसिटी को डिटरमाइन करने के, वेदर दे आर होमोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक, वो हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बता रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या किया, हमने उसी टाइप से सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद HA को रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से। C2 कार्बन के ऊपर जो HA था उसको किससे रिप्लेस किया, ड्यूट्रियम से। स्ट्रक्चर नंबर 1 हमें मिल गई। सिमिलरली जो स्ट्रक्चर नंबर 2 हमें डेवलप कैसे हुई, कैसे हमें मिली, by replacing the HB with the deuterium at the C3 कार्बन। C3 कार्बन के ऊपर जो HB था उसको जब हम रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से तो क्या मिला, स्ट्रक्चर नंबर 2। हम आपको फिर बता दें, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करते हैं तो उस सब्स्टिट्यूशन के दौरान जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो नया जो हम एटम यूज करते हैं यहाँ पे वो आपका डिफरेंट होना चाहिए। जैसे गिवन कंपाउंड में आपके बोलो कौन कौन है, एक तो हाइड्रोजन है H, एक OH है, एक COH है। तो जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो जो नया एटम हम लगाते हैं वो ना तो H होना चाहिए, ना OH, ना COH, वो समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। वही हमने किया यहाँ पे। तो जब हमने C2 कार्बन के HA को रिप्लेस किया तो हमने क्या लगाया, ड्यूट्रियम लगाया है जो डिफरेंट है। C3 के ऊपर जो HB है उसको जब हमने रिप्लेस किया तो ड्यूट्रियम ही लगाया, तो स्ट्रक्चर नंबर 2 हमें मिल गई। अब जो आपके रिप्लेसमेंट के बाद जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन उसके ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी है क्या है। तो C2 कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए फिर वही सबसे पहले प्रायोरिटी आप देखेंगे। तो प्रायोरिटी जब हमने देखी तो बोलो कैसे देखा हमने, तो हमें ये देखना है कि R और S कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है नहीं। तो जो C2 कार्बन जिसके ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन की वो पहले भी कायरल कार्बन एटम था, अब भी कायरल ही है। ऐसे ही C3 कार्बन के ऊपर से जो HB की हमने रिप्लेसमेंट की है ड्यूट्रियम से, वो पहले भी कायरल था, अब भी कायरल ही है। लेकिन अब हमें देखनी है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखें जो C2 कार्बन है इसके ऊपर सबसे हमने प्रायोरिटी चेक की। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी बोलो किसकी होगी C2 के ऊपर, देखो जो OH ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1। फिर COH ग्रुप पहले हम बता चुके हैं, ये डायरेक्ट आप अपने माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर को डिटरमाइन करना हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं। तो COH ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर 2 होगी। उसके बाद जो रिमेनिंग ये बड़ा ग्रुप है ये अटैच है C2 कार्बन से, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 हो गई। उसके बाद लोएस्ट प्रायोरिटी ड्यूट्रियम की हो गई। तो इस टाइप से हमने क्या किया, हमने प्रायोरिटी देखो चेक कर ली है। उसके बाद क्या करते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को राइट पोजीशन पे पहुंचाना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को राइट पोजीशन पे पहुंचाना है। तो क्या था रूल RS कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि गिवन स्ट्रक्चर आर फिशर प्रोजेक्शन, अगर हम C2 को क्रॉस से दिखा दें तो फिशर प्रोजेक्शन ही बन जाएगी। तो यहीं पे डायरेक्ट हम आपको करना सिखा रहे हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपनी राइट पोजीशन पे है, राइट हैंड साइड में है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अपनी राइट पोजीशन पे पहुंचाएं, देखो इंटरचेंज करेंगे C3 C4 के बीच, तो C3 की जगह C4 आ जाएगा, C4 की जगह कौन आ जाएगा बोलो C3। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपनी राइट पोजीशन पे, बॉटम पोजीशन पे पहुंच गया। लेकिन हमने यही यहाँ पे अभी एक ही इंटरचेंज किया है 90 डिग्री का। और ये बेसिक रूल है फिशर प्रोजेक्शन का कि फिशर प्रोजेक्शन के दौरान 90 डिग्री की रोटेशन करते हैं तो कॉन्फिगरेशन में चेंज आ जाता है। हमें कॉन्फिगरेशन में चेंज नहीं लाना होता, तो हमें एक और 90 डिग्री की रोटेशन करनी होगी, एक और 90 डिग्री का इंटरचेंज करना होगा ग्रुप के बीच। क्योंकि हम फिशर प्रोजेक्शन में जानते हैं कि किन्हीं भी दो ग्रुप जो सेम कार्बन एटम के ऊपर C2 कार्बन के ऊपर जो 4 ग्रुप अटैच हैं प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 4 वाले, उन चारों में से किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच जो एंगल एज्यूम किया गया दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो इसलिए जब हमने C3 और C4 के बीच इंटरचेंज किया तो 90 डिग्री का इंटरचेंज हुआ है। अब उसके बाद C2 और C3 के बीच देखो हमने इंटरचेंज किया, एक और 90 डिग्री का ही इंटरचेंज होगा। तो C3 की जगह C2 आ गया, C2 की जगह C3। अब क्या करेंगे, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको देखो आप हाइड करते हैं। नाउ रोटेट द आई फ्रॉम द प्रायोरिटी नंबर 1 टू प्रायोरिटी नंबर 2। तो जब हम रोटेट करते हैं आई को, तो आई हमारी कैसे रोटेट हुई, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉन्फिगरेशन क्या हो गई C2 के ऊपर, दैट इज द R कॉन्फिगरेशन, जहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो साथ के साथ हम आपको कॉन्फिगरेशन निकालने सिखा रहे हैं अगले कार्बन एटम के ऊपर भी जहां पे HB था। तो बेसिक रूल आपके यही रहेंगे जो अभी हमने आपको सिखाए, लेकिन दूसरे कंपाउंड में भी पहले C2 के ऊपर आपको निकालनी सिखा देते हैं।
देखो कंपाउंड नंबर 2 में उसी टाइप से OH ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, CH ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी नंबर 2 है, जो रिमेनिंग बड़ा ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी नंबर बोलो क्या होगी, प्रायोरिटी नंबर 3, और लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, HA की। तो इस टाइप से हमने ये प्रायोरिटी डिटरमाइन कर ली और उसके बाद वही बेसिक रूल के राइट पोजीशन पे पहुंचाएं, क्योंकि देखो जो स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम पहले ही देख चुके हैं, सेम है कॉन्फ़िगरेशन, देखो 1 2 3 4 पोजीशन सेम है, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगी, R। अब हम देखते हैं जो कंपाउंड नंबर 1 है उसमें C3 कार्बन के ऊपर, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी OH ग्रुप की, देखो ब्लू कलर से हमने शो किया। ये साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, RS कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं। तो CH ग्रुप की नंबर 2, जो रिमेनिंग बड़ा ग्रुप है उसकी 3, और लोएस्ट प्रायोरिटी HB की। तो इस टाइप से हमने 1 2 3 4 प्रायोरिटी लिख दी है स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर भी। अब क्या करते हैं हम, राइट पोजीशन पे पहुंचाएं, तो राइट पोजीशन पे कैसे पहुंचाएं, OH ग्रुप तो पहले जो प्रायोरिटी नंबर 1 का है वो अपनी राइट पोजीशन के ऊपर है, उसके बाद HB ग्रुप को लेके आना है, देखो उसकी प्रायोरिटी नंबर 4 है, तो इंटरचेंज किया हमने 2 और 4 के बीच, तो 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 2। तो अब राइट पोजीशन आ चुकी है प्रायोरिटी नंबर 1 की भी, प्रायोरिटी नंबर 4 की भी। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अब बॉटम पे है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप राइट में, लेकिन अभी तक हमने 1 ही इंटरचेंज किया 90 डिग्री का, तो हम क्या करें, 1 मोर इंटरचेंज करना होगा 2 और 3 के बीच, क्योंकि 290 डिग्री की रोटेशन करनी जरूरी है, क्योंकि कॉन्जुगेशन हमें सेम रखनी होती है। देखो 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह बोलो कौन, 3। अब आई कैसे रोटेट होगी, द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो कॉन्जुगेशन क्या हो गई आपकी, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गई, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम कॉन्जुगेशन डिटरमाइन करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 2 के अंदर, जो C3 कार्बन है, वो C3 कार्बन जहां पे सब्स्टिट्यूशन हुई थी। तो उसी टाइप से OH प्रायोरिटी नंबर 1, CH प्रायोरिटी नंबर 2, जो बड़ा ग्रुप है प्रायोरिटी नंबर 3, और लोएस्ट प्रायोरिटी ड्यूट्रियम की। उसके बाद क्या करना है, राइट पोजीशन पे पहुंचाएं। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 1 पहले से ही राइट हैंड डायरेक्शन में है, अपनी राइट पोजीशन पे है, 2 और 4 के बीच इंटरचेंज करें, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 आ जाएगा। उसके बाद ये तो 190 डिग्री की रोटेशन हुई, अब राइट पोजीशन पे आ गया है प्रायोरिटी नंबर 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी, और बॉटम पोजीशन पे है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी। उसके बाद क्योंकि अभी 1 ही 90 डिग्री की देखो हमने रोटेशन की थी, एक और 90 डिग्री की रोटेशन करनी होगी, तो मीन्स 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3। तो क्या करें, आई को रोटेट करें, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दें, तो 1 से 2 की तरफ गए तो बोलो कॉन्जुगेशन क्या आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉन्जुगेशन इज एस। अब हमें क्या चेकआउट करना है, अब हमें ये देखना है, बड़े ध्यान से देखें, ये सारा काम जो हमने कर लिया, कि वो C2 कार्बन, देखो जिनके बीच हम टॉपिसिटी रिलेशन देखने वाले हैं, C2 कार्बन वाला HA, देखो ओरिजिनल कंपाउंड में देखें HA, और HB के बीच हमें देखना है कि वेदर दे आर होमोटॉपिक और द हेटेरोटॉपिक। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया, C2 कार्बन के ऊपर से HA को किससे रिप्लेस किया था, देखो ड्यूट्रियम से। तो इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर रिप्लेसमेंट हुई है उसकी कॉन्जुगेशन क्या आ गई, R। सिमिलरली HB की जब हमने रिप्लेसमेंट की, HB की रिप्लेसमेंट की, देखो C3 कार्बन के ऊपर था HB, तो वहां पे कॉन्जुगेशन क्या आ गई, S। तो कॉन्जुगेशन सेम आई है या डिफरेंट, तो HA को रिप्लेसमेंट करने के बाद जो C2 कार्बन था जहां पे कंपाउंड नंबर 1 हमें मिला, उस C2 कार्बन की कॉन्जुगेशन क्या आई, R। और जो आपका HB की रिप्लेसमेंट के बाद जो कंपाउंड नंबर 2 मिला था, उस C3 कार्बन के ऊपर कॉन्जुगेशन क्या आई थी, बोलो S। देखो S, वहां पे क्या आई थी, R। तो कॉन्जुगेशन सेम है या डिफरेंट, एज द कॉन्फिगरेशन ऑन बोथ द कायरल कार्बन एटम, बोलो क्या आई है आपकी, दोनों कायरल कार्बन एटम के ऊपर जहां पे सब्स्टिट्यूशन हुई थी, उन दोनों के दोनों कायरल कार्बन एटम के ऊपर कॉन्जुगेशन क्या है, डिफरेंट। एक पे R और दूसरे पे बोलो क्या है, S। आप ध्यान से देख सकते हैं, इनके बीच कोरिलेशन हमें देखना है। तो द कॉन्जुगेशन on both the chiral carbon atom on which the substitution occurs,
that is a C2 in compound number 1 and C3 in compound number 2. तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वो डिफरेंट है. As the configuration on both the chiral carbon atom on which the substitution occurs, the configuration is different. The configuration is different. तो फिर हम उससे क्या करेंगे? So the topicity of the homomorphic atom is, बोलो क्या होगी उनकी topicity? उनकी topicity हो जाएगी heterotopic. बोलो कौन हो गए वो? They are heterotopic. वो आपके heterotopic होंगे. ये ध्यान रखें. वो बोलो क्या हो गए आपके? Heterotopic. They are heterotopic. और heterotopic भी कौन से वाले होंगे? heterotopic भी होंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन अपोजिट आ गई है, तो दे आर एनेंशियोटोपिक. दे आर एनेंशियोटोपिक. दे आर एनेंशियोटोपिक. तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर हम ये बता पाए कि एचए और एचबी के बीच रिलेशन क्या है. तो एचए एचबी के बीच बोलो रिलेशन क्या मिला आपको? एचए-एचबी के बीच आपको रिलेशन मिला कि दे आर हेटेरोटॉपिक. दीज होमोमॉर्फिक एटम्स आर हेटेरोटॉपिक. और हेटेरोटॉपिक भी कौन से? एनेंशियोटॉपिक. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. हमें ये नहीं देखना कि ये जो दो कंपाउंड है, जो मैंने बाद में अभी बात लिखी है, जो हम आपको बताने वाले हैं कि कंपाउंड नंबर 1 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कंपाउंड नंबर 2 लिखा हुआ दिख रहा है. उन दोनों के अंदर आपने देखा ऊपर जो हाफ हाफ पार्ट है ऊपर वाला, उन दोनों की कॉन्जुगेशन आर आर है, देखो सेम दिख रही है. नीचे वाले पार्ट की कॉन्जुगेशन एस एस है, सेम दिख रही है. नो, हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि वो कार्बन जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई थी, बोलो किस पे हुई थी सब्स्टिट्यूशन? C2 के ऊपर. क्योंकि हमें कोरिलेशन किसके बीच देखना है? हमें कोरिलेशन देखना है होमोमॉर्फिक एटम के बीच. होमोमॉर्फिक एटम कौन थे? एक एचए था जो C2 पे था, एक एचबी था जो C3 के ऊपर था. तो हमें एचए और एचबी के बीच ही तो रिलेशन देखना है कि वेदर दे आर द होमोटॉपिक और द हेटेरोटॉपिक इन द फॉर्म ऑफ आर एंड एस कॉन्जुगेशन. तो एचए कहां पे था? C2 के ऊपर. तो C2 वाला जो कार्बन था, उसके ऊपर से जब एचए को रिप्लेस किया, ड्यूटेरियम लगाया, तो कंपाउंड नंबर 1 मिला. तो उसी कार्बन के ऊपर ही हमें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि उस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? उसकी थी आर. सिमिलरली C3 कार्बन के ऊपर जो एचबी था, उसकी रिप्लेसमेंट की, तो जो नया कंपाउंड कंपाउंड नंबर 2 मिला, उस C3 के ऊपर देखना है. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? उसकी आई एस. तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? वो आई ऑपोजिट. कंपाउंड नंबर 1 में C2 के ऊपर R और कंपाउंड नंबर 3 में C3 के ऊपर S. वो रिवर्स कॉन्जुगेशन आई. अगर रिवर्स कॉन्जुगेशन आती है तो वो कंपाउंड कौन होते हैं? दे आर हेटेरोटॉपिक. और हेटेरोटॉपिक भी कौन से? दे आर एनेंशियोटॉपिक. वो आपके एनेंशियोटॉपिक होंगे. हमने और कॉन्जुगेशन भी आपको निकालनी सिखाई रिमेनिंग के ऊपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है सिर्फ इन्हीं दो एटम के ऊपर, जो आपके होमोमॉर्फिक एटम है, जिनकी टॉपिसिटी आपको एक्सप्लेन करनी है कि वो किस कायरल कार्बन एटम के ऊपर अटैच हैं. सिर्फ उन्हीं की कॉन्जुगेशन आपको आपस में कंपेयर करनी है. नेक्स्ट हमें जो एग्जांपल देखना है, हम फर्दर प्रोसीड करते हैं आगे. तो ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, इसमें फिर से कोरिलेशन देखते हैं एचए और एचबी के बीच. एचए और एचबी के बीच फिर से हमने सब्स्टिट्यूशन की. लेकिन यहां पे बड़े ध्यान से देखें, जब हमने एचए की रिप्लेसमेंट की ड्यूटेरियम से, तो कंपाउंड नंबर 1 हमें मिला. देखो यहाँ पे कंपाउंड नंबर क्या मिला? बोलो हमें 1. उसके बाद जब हमने एच बी की रिप्लेसमेंट की ड्यूटेरियम से, तो हमें क्या मिला? कंपाउंड नंबर 2 मिला हमें. और इसके बाद एक कायरल कार्बन एटम, न्यू कायरल कार्बन एटम डेवलप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो होमोमॉर्फिक एटम थे एच एच बी, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम. और एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो होमोमॉर्फिक एटम है, इनके साथ वाला कार्बन कायरल तो नहीं. तो हमें दिख रहा है ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर इसके साथ वाला कार्बन पहले से ही, बोलो क्या है? दैट इज द कायरल कार्बन एटम. ये चीज हमें ध्यान रखनी है. तो उसकी कॉन्जुगेशन तो देखो पहले से ही क्या है? बोलो सेम रहेगी, क्योंकि वहां पे तो हमने कोई चेंज किया नहीं. अगर
उस कायरल कार्बन एटम की जो C2 कार्बन है, जो कंपाउंड नंबर 1 और 2 में भी दिख रहा है, उनकी कॉन्जुगेशन क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहने वाली है वहां पे, क्योंकि उसमें तो चेंज हुआ नहीं। जो चेंज हुआ है वो C3 कार्बन के ऊपर हुआ है, क्योंकि C3 कार्बन के ऊपर जो होमोमॉर्फिक एटम प्रेजेंट है HA और HB, क्योंकि HA राइट हैंड डायरेक्शन में है और HB लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के अंदर है। तो अंडरस्टूड सी बात है, वैसे तो क्लियर दिख रहा है। HA को जब रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से तो कंपाउंड नंबर 1 मिला, और HB को रिप्लेस किया ड्यूट्रियम से तो कंपाउंड नंबर 2 मिला। तो C3 कार्बन के जो कि अब एक कायरल कार्बन एटम हो चुका है, उसकी कॉन्जुगेशन रिवर्स ही आएगी। देखो कैसे, तुमने क्या देखा कि अब हमें कॉन्जुगेशन निकालनी है। देखो सबसे पहले उसकी निकाल के दिखाते हैं जो आपका ऑलरेडी कायरल कार्बन एटम था, दैट इज द C2 इन बोथ कंपाउंड 1 एंड 2। तो प्रायोरिटी लिखी, OH ग्रुप की नंबर 1 ही प्रायोरिटी होगी कंपाउंड नंबर 1 में, CH की नंबर 2 रेड कलर से हम जो लिख रहे हैं, नंबर 3 इस बड़े ग्रुप की, नंबर 4 H एटम की। राइट पोजीशन पे पहुंचाने हैं हमें अपने ग्रुप्स। राइट पोजीशन का मतलब क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन के अंदर RS कॉन्जुगेशन जब निकालें, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड द राइट हैंड साइड, OH पहले से राइट हैंड डायरेक्शन में है। अब किसके बीच इंटरचेंज करेंगे? इंटरचेंज करेंगे 3 और 4 के बीच, क्योंकि 3 की जगह 4 आएगा, 4 की जगह 3, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमें बॉटम पे पहुंचाना था। लेकिन ये तो एक ही 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, हमें 1 और 90 डिग्री का रोटेशन करना होगा, 2 और 3 के बीच 90 डिग्री का रोटेशन। 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 2। हमारी आई कैसे रोटेट हुई? बोलो इन द 1 से लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आप हाइड कर देंगे, तो 1 से 2 की तरफ जब गए तो आई आपकी रोटेट हुई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द कॉन्जुगेशन एट द C2 इज R। तो सिमिलरली जो सेकंड कंपाउंड है उसमें भी कॉन्जुगेशन क्या होगी? R। देखो सेम कॉन्जुगेशन। अब हमें चेकआउट क्या करना है? हमें चेकआउट करना है होमोमॉर्फिक एटम्स के बारे में। होमोमॉर्फिक एटम कहां पे प्रेजेंट थे? होमोमॉर्फिक एटम्स आर प्रेजेंट एट द C3 कार्बन इन द ओरिजिनल कंपाउंड H एंड HB। अब उस कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो कंपाउंड नंबर 1 में देखते हैं। कंपाउंड नंबर 1 में देखा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी बोलो किसकी होगी? CH ग्रुप की। उसके बाद जो बड़ा ग्रुप है उसकी, नंबर 2। उसके बाद नंबर 3 ड्यूट्रियम की। नंबर 4 किसकी होगी? जो HB से हमने लिख रखा है। अब राइट पोजीशन क्या है इन ग्रुप्स की? हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे आना चाहिए? राइट हैंड डायरेक्शन में। तो 1 और 3 के बीच इंटरचेंज करेंगे हम, 90 डिग्री का इंटरचेंज होता है ये। तो 3 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 3। अब उसके बाद अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम पे लाना है, तो 3 और 4 के बीच इंटरचेंज करेंगे हम। तो 3 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह बोलो कौन? 3। तो 2 इंटरचेंज हम कर चुके हैं 90 डिग्री के। अब कॉन्जुगेशन में कोई चेंज नहीं। तो सबसे पहला काम होता है फिशर प्रोजेक्शन में हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को राइट हैंड डायरेक्शन में लेके आना। तो राइट हैंड डायरेक्शन में देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका आ चुका है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम पे, तो ये आ चुका है। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दें, देखो हमने हाइड कर दिया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को। अब आई को रोटेट करें 1 से 2, 2 से 3 की तरफ। तो देखो 1 से 2 की तरफ जब गए तो देखो आई हमारी कैसे रोटेट हुई? ये 1 से ये रहा 2, देखो ये। तो आई रोटेट हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कॉन्जुगेशन इज S। सो C3 कार्बन के ऊपर कंपाउंड नंबर 1 में कॉन्जुगेशन क्या निकली हमारी? S। अब हम देखते हैं कंपाउंड नंबर 2 के अंदर। सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करें। CH ग्रुप की प्रायोरिटी 1, रिमेनिंग जो बड़ा ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी 2, जो ब्लू कलर से हम लिख रहे हैं। नंबर 3 प्रायोरिटी ड्यूट्रियम की, नंबर 4 प्रायोरिटी जो प्रोटियम है, जो HA हमने लिखा है। अब राइट पोजीशन पे पहुंचाएं, देखो इंटरचेंज करें 1 और 4 के बीच। ऐसा करने से 4 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 4, और 4 अपनी पहुंच गया राइट पोजीशन पे। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे आ गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपके राइट हैंड डायरेक्शन में आ चुका है। करेक्ट पोजीशन आ चुकी है, राइट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप राइट हैंड डायरेक्शन में और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम। लेकिन 90 डिग्री की ही रोटेशन हुई है, 1 और 90 डिग्री की रोटेशन करनी जरूरी है, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में सेम कॉन्वोल्यूशन कब मेंटेन रहती है? जब हम 180 डिग्री की रोटेशन करें। तो एक और की हमने देखो 90 डिग्री की रोटेशन। अब 1 और 4 को तो डिस्टर्ब करना नहीं, 2 और 3 के बीच हमने 90 डिग्री की रोटेशन की, तो 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 2। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को आप हाइड कर दें, 4 प्रायोरिटी को हाइड किया। अब आई को रोटेट करें 1 से 2, 2 से 3 की तरफ। तो आई रोटेट कैसे हुई? इन द
कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉन्जुगेशन नाउ बिकम्स आर। तो कॉन्जुगेशन क्या हो गई है? रिवर्स। तो आपको ये लगता है कॉन्जुगेशन रिवर्स हो गई तो हेटेरोटॉपिक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब जो आपके HA HB के बीच जो रिलेशन है दे आर हेटेरोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक। लेकिन अब क्वेश्चन आया हेटेरोटॉपिक क्योंकि दो टाइप के होते हैं, एनेंशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक। तो आपको दिखने में ये लगता है हाफ पार्ट को अगर आप देखें कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन जो है आपकी एस और आर, बोलो क्या है? एस और आर रिवर्स हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बोलो आपकी यहाँ पे रिवर्स। और ऑलरेडी पहले से कायरल कार्बन एटम था। तो ध्यान दें, अगर गिवन कंपाउंड के अंदर हमें ये देखना है कि नहीं दो होमोमॉर्फिक एटम के बीच के उनकी टॉपिसिटी क्या है, जैसे H और HB के बीच, तो अगर उसके एडजेसेंट कार्बन पहले से ही कायरल है, पहले से बोलो क्या है? कायरल, तो उस वक्त अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, जैसे H और HB की कॉन्फ़िगरेशन जब हमने देखी, उनको रिप्लेसमेंट के बाद उन कायरल कार्बन एटम की कॉन्फ़िगरेशन देखी C3 के ऊपर, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गई। कंपाउंड नंबर 1 में C3 के ऊपर S कॉन्जुगेशन है, C3 के ऊपर कंपाउंड नंबर 2 में R कॉन्जुगेशन है, रिवर्स है, और ऑलरेडी पहले से कायरल कार्बन एटम था। तो ये हेटेरोटॉपिक एटम है, लेकिन साथ के साथ ऐसे एटम्स को कहते हैं डायस्टीरियोटॉपिक। क्या कहते हैं उन्हें? डायस्टीरियोटॉपिक। तो एज द कॉन्फिगरेशन ऑन वन ऑफ द कायरल कार्बन एटम, जो पहले से था वो तो सेम रहेगी क्योंकि उसके ऊपर तो हमने चेंज किया नहीं C2 वाले के ऊपर, लेकिन जो दूसरा कायरल कार्बन एटम डेवलप हो गया था, डेवलप हुआ था, ये पहले से C3 कायरल नहीं है। देखो ओरिजिनल कंपाउंड में आप देखें C3 के ऊपर दोनों H हैं, दैट इज नॉट द कायरल, बट आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ए कायरल कार्बन एटम इज डेवलप्ड इन कंपाउंड 1 एंड 2, और उन दोनों कार्बन के ऊपर C3 के ऊपर कंपाउंड 1 और 2 में कॉन्जुगेशन रिवर्स है, डिफरेंट है, डिफरेंट ऑन अदर कायरल कार्बन एटम। तो ओवरऑल भी देखें तो ये डायस्टीरियोमर मिले, तो टॉपिसिटी क्या हो जाएगी? हेटेरोटॉपिक है और वो भी डायस्टीरियोटॉपिक है। तो ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी है RS कॉन्जुगेशन की, कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द टॉपिसिटी वेदर द गिवन होमोमॉर्फिक एटम्स आर होमोटॉपिक और द हेटेरोटॉपिक, और हेटेरोटॉपिक भी हैं तो क्या वो आपके एनेंशियोटॉपिक हैं या डायस्टीरियोटॉपिक हैं। तो इस टाइप से आप डिटरमाइन कर सकते हैं के टॉपिसिटी को विद द हेल्प ऑफ R&S कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एप्लीकेशन थी RS कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हमें कंपाउंड पेयर की फॉर्म में दे रखे हो, हमें डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हो, हमें 3-4 कंपाउंड दे दे 1 2 3 4, और फिर ये कह दे जो डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज कंपाउंड, वेदर द गिवन कंपाउंड्स आर होमोमॉर्फिक, मींस सॉरी होमोमर्स, और द एनेंशियोमर्स, और द डायस्टीरियोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स भी हैं तो क्या वो एपीमर हैं या नहीं, तो वो हम R&S कॉन्जुगेशन की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने कंपाउंड नंबर 1 लिया, ये कंपाउंड नंबर 2। अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। सबसे पहले हमें देखना होता है क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सेम, तभी हम कहते हैं कि दे आर आइसोमर्स। अगर ये आइसोमर हैं तभी हम बता पाएंगे वेदर दे आर होमोमर्स और एनेंशियोमर और द डायस्टीरियोमर्स और द एपीमर। क्योंकि जो ये 4 टर्म है, होमोमर, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, एपीमर, ये टर्म हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर गिवन जो कंपाउंड हो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, अगर वो आइसोमर हो। आइसोमर की पहली कंडीशन क्या होती है? उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो देखें क्या स्ट्रक्चर 1 और 2 आपके आइसोमर हैं, क्या इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? तो कैसे चेक करें? सेंट्रल एटम कार्बन है, दोनों में कार्बन है, दोनों के ऊपर एक CH3 ग्रुप अटैच है, दोनों में एक C2H5 ग्रुप भी अटैच है, दोनों में एक हाइड्रोजन भी अटैच है, दोनों में एक ड्यूट्रियम भी अटैच है। मीन्स सारे एटम एक जैसे हैं, मीन्स दे आर आइसोमर्स। ये बात तो क्लियर हो गई है कि दे आर आइसोमर्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम ही होगा। अब हमें निकालनी होगी इनके अंदर R और S कॉन्फ़िगरेशन। पहले कंपाउंड नंबर 1 में निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन है? जो H दिख रहा है, प्रोटियम दिख रहा है, उसको हम क्या करेंगे? उन कंपाउंड्स को हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन निकालते वक्त उसको हाइड कर दिया, देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 में। उसके बाद क्या करें? क्योंकि गिवन स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लाइंग वेज फार्मूला, फ्लाइंग वेज फार्मूला का रूल चलेगा RS कॉन्जुगेशन को निकालते वक्त। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमने हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद वो अपनी आई को रोटेट करेंगे, प्रायोरिटी नंबर 1 2 3। तो प्रायोरिटी नंबर 1 किसकी है? इथाइल ग्रुप की। प्रायोरिटी नंबर 2 किसकी है? मिथाइल ग्रुप की। प्रायोरिटी नंबर 3 किसकी है? ड्यूट्रियम की। और 4 किसकी थी जो हमने हाइड कर दिया?
अब आई को रोटेट करें 1 से 2, 2 से 3 की तरफ। तो जब हमने आई को रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद हमारी आई बोलो कैसे रोटेट होती है, बोलो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या अपीयर हुआ कि कॉन्ग्रेशन तो आर है, लेकिन आर क्यों नहीं है? देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, आर क्यों नहीं आर? क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन हमें अब अपीयर हुई, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी आई रोटेट हो रही है, तो आर होनी चाहिए। वो आर कब होती? वो तब होती अगर जो डॉटेड लाइन से फ्लाइंग वेज फार्मूला में जो डॉटेड लाइन से जो बिलो द प्लेन जो ग्रुप है, अगर वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता तो। अगर वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता, बिलो द प्लेन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ होता, तो जो कॉन्ग्रेशन आई है वही हमारा आंसर होता। आर आती कॉन्ग्रेशन तो आर ही आंसर हो जाता। लेकिन अब हमने क्या देखा सेक्शन नंबर 1 में, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, वो तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नहीं है, वो तो C2H5 ग्रुप है। तो मीन जो भी कॉन्ग्रेशन आए ऐसे केसेस में, तो कॉन्ग्रेशन को रिवर्स कर दें। मीन कॉन्ग्रेशन आई आर, अब आर नहीं होगी तो क्या होगी? एस। रिवर्स कॉन्ग्रेशन विल बी द आंसर। सिमिलरली अब हम चलते हैं, जो दूसरा कंपाउंड हमें दे रखा है, उस दूसरे कंपाउंड के अंदर उसी टाइप से हम सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को देखा, वो हाइड्रोजन ही था, प्रोटियम ही था, उसको हाइड कर दिया। अब रिमेनिंग ग्रुप्स की प्रायोरिटी चेक कर लेते हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 उसी टाइप से इथाइल ग्रुप की, नंबर 2 मिथाइल, नंबर 3 किसकी होगी? ड्यूट्रियम के। एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल कायरल कार्बन एटम है, उसके ऊपर जितने भी ग्रुप अटैच हैं, डायरेक्टली अटैच जो एटम है, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर हमें प्रायोरिटी सीक्वेंस चेक करनी होती है। वो हम आपको पहले ही सिखा चुके होते हैं। अब उसके बाद क्या करें? आई को रोटेट करें 1 से 2, 2 से 3 की तरफ। तो आई को रोटेट किया तो क्या मिला? तो आई को रोटेट किया तो आपने देखा कि देखो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जब हम गए, तो उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई रोटेट हुई, तो कॉन्फिगरेशन क्या अपीयर हो रही है? कॉन्फिगरेशन इज आर। लेकिन आर पे फिर हमने क्रॉस लगा दिया। बोलो ऐसा क्यों? फिर वही बेसिक रूल फ्लाइंग वेज फार्मूले का, कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डॉटेड लाइन से बिलो दी प्लेन जो एटम है, अगर वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का होता, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का तो नहीं है, वो तो ड्यूट्रियम है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो प्रोटियम था, वो तो हम हाइड कर चुके हैं। तो इसीलिए जो भी कॉन्जुगेशन आएगी, उसका जो रिवर्स होगा वही हमारा आंसर होगा, वही राइट कॉन्जुगेशन होगी। तो आंसर विल बी एस। तो आपने क्या देखा? जो गिवन कंपाउंड है दोनों के दोनों, उनकी कॉन्जुगेशन क्या निकली? एस। बोथ हैव द सेम कॉन्जुगेशन। अगर सेम कॉन्जुगेशन हो तो वो आपके कहलाते हैं होमोमर्स। एज द कॉन्फिगरेशन ऑन ईच एंड एवरी कायरल कार्बन एटम। अगर और भी ऐसा कोई कंपाउंड हम एग्जांपल ले लेते, यहाँ पर तो एक ही कायरल कार्बन एटम था। स्ट्रक्चर नंबर 1 में भी एक ही कायरल कार्बन एटम है, देखो मैंने ये स्टार जो लगाया। ये स्ट्रक्चर नंबर 2 में भी एक ही कायरल कार्बन एटम था। दोनों कायरल कार्बन एटम के ऊपर अगर कॉन्जुगेशन आ जाए सेम, जैसे दोनों में सेम है एस एस कॉन्जुगेशन, तो उस वक्त जो कंपाउंड है, जो पेयर ऑफ कंपाउंड है, दे आर होमोमर्स। अपने क्या कहते हैं? दे आर होमोमर्स। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, अपने अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें उसी टाइप से ये स्ट्रक्चर नंबर 1 हमें दे दी, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 हमें दे दी। अब हमें क्या चेकआउट करना है? दोनों में वही आर एस कॉन्जुगेशन। बोलो कैसे चेकआउट करें? उसी टाइप से चेकआउट करेंगे। जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको हाइड कर दें। प्रोटियम को देखो हमने हाइड कर दिया। रिमेनिंग ग्रुप्स की प्रायोरिटी देखते हैं। नंबर 1 पे इथाइल है, नंबर 2 पे मिथाइल, नंबर 3 पे ड्यूट्रियम। फिर उस टाइप से क्या करेंगे? दूसरे कंपाउंड के अंदर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को उसी टाइप से आप हाइड करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले कंपाउंड नंबर 1 की कॉन्जुगेशन चेकआउट करते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड करने के बाद आई को रोटेट करें। कॉन्जुगेशन 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जो हमने रोटेट किया, तो आई रोटेट हुई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कॉन्जुगेशन आर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि गिवन स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्लाइंग वेज फार्मूला, तो उसका बेसिक रूल है कि जब आपकी आई रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपकी आर होनी चाहिए कॉन्जुगेशन। लेकिन वो आर तभी होगी इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज शोन बाय द डॉटेड लाइन। लेकिन ऐसा नहीं है, तो जो आर कॉन्जुगेशन आनी चाहिए वो आर नहीं होगी, इसकी रिवर्स लिख देंगे, तो एस विल बी द आंसर। ऐसे ही कंपाउंड नंबर 2 को अब हम देखते हैं। उसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो HA हमने लिख रखा है, प्रोटियम जो है उसका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, उसको हाइड किया। अब प्रायोरिटी रिमेनिंग ग्रुप्स की देखेंगे। नंबर 1 इथाइल, नंबर 2 मिथाइल, नंबर 3 प्रोटियम। अब आई को रोटेट करें 1 से 2, 2 से 3 की तरफ। देखो हमने पहले ही एरो लगा रखा है ये। तो आई रोटेट कैसे हुई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या लगता है कॉन्जुगेशन क्या होनी चाहिए? एस। लेकिन एस के ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया, एस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन नहीं है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। वहां पे तो C2H5 दिखा रखा है डॉटेड लाइन से। तो इसलिए जो भी कॉन्जुगेशन है उसकी रिवर्स करके लिख दे, आंसर इज आर। तो अगर कायरल कार्बन एटम हमारा एक ही गिवन हो, जैसे एक ही है इस कंपाउंड के अंदर, और कॉन्जुगेशन दोनों की रिवर्स हो, तो जो पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं, हर एक
जो कॉन्जुगेशन आपने क्या देखी है, द कॉन्जुगेशन ऑन ईच एंड एवरी कायरल कार्बन एटम इज डिफरेंट। यहाँ पे तो खैर एक ही कायरल कार्बन एटम था, अगर और भी होते और हर एक कायरल कार्बन एटम के ऊपर कॉन्जुगेशन रिवर्स होती तो कंपाउंड्स, द पेयर ऑफ कंपाउंड आर एनेंशियोमर्स। तो पेयर ऑफ कंपाउंड बोलो क्या है आपके, एनेंशियोमर्स है। तो रिलेशन क्या निकला बोलो 1 और 2 के बीच, दे आर एनेंशियोमर्स, क्योंकि कॉन्फिगरेशन चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, ये कंपाउंड नंबर 1, ये कंपाउंड नंबर 2। अब इन्हें कोरिलेशन देखना है इन दोनों के बीच कि ये होमोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स हैं, डायस्टीरियोमर्स हैं। डायस्टीरियोमर है तो क्या एपिमर है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कॉन्जुगेशन। तो हमने क्या देखा, इन दोनों कंपाउंड के अंदर दो दो कायरल कार्बन एटम है। कंपाउंड नंबर 1 में देखें, C2 इज ए कायरल कार्बन एटम, C3 is a chiral carbon atom. Similarly, compound number 2 में C2 is the chiral carbon atom, C3 is the chiral carbon atom. जो chiral carbon atom क्योंकि एक से ज्यादा है, उनकी कॉन्जुगेशन डिटरमाइन करेंगे हम दोनों की। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर जो C2 कार्बन है उसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो OH, क्योंकि ऑक्सीजन अटैच है, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल द प्रायोरिटी। जो डायरेक्टली अटैच एटम की प्रायोरिटी हमें देखनी होती है, डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर देखना होता है, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। तो OH की प्रायोरिटी 1, CH की प्रायोरिटी 2, जो बल्कि ग्रुप बड़ा बचा हुआ है उसकी प्रायोरिटी 3 और H की प्रायोरिटी नंबर 4। अब क्या करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, राइट पोजीशन पे पहुंचाने हमें ग्रुप। अब ये फ्लाइंग वेज फार्मूला नहीं है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब फिशर प्रोजेक्शन वाले रूल चलेंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहां पे पहुंचा दे, ऑन द राइट हैंड डायरेक्शन में। राइट हैंड डायरेक्शन में ही है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, जो OH ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 थी। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम पे पहुंचाएं, तो बॉटम पे पहुंचाने के लिए 4 और 3 के बीच हमने इंटरचेंज किया, दैट इंटरचेंज विल बी ऑफ 90 डिग्री। इंटरचेंज किया तो 3 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह बोलो कौन आ गया, 3। लेकिन ये तो एक ही 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है, उससे कॉन्जुगेशन में चेंज आ जाता है। तो फिशर प्रोजेक्शन का बेसिक रूल है, जब भी आप रोटेशन करेंगे तो 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे। तो 90 की एक हो चुका है इंटरचेंज। अब सेकंड इंटरचेंज करना जरूरी, 1 और 4 को टच करेंगे नहीं, क्योंकि 1 अपनी राइट पोजीशन पे आ चुका है, राइट हैंड डायरेक्शन में। प्रायोरिटी नंबर 4 जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो भी अपनी राइट पोजीशन पे आ चुका है, एट द बॉटम पोजीशन। अब 2 और 3 के बीच इंटरचेंज करेंगे, 90 डिग्री का रोटेशन हमने किया, तो 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 आ गया। अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दें। अब आई को रोटेट करें, तो आई को रोटेट किया तो 1 से 2 की तरफ जाना है, तो आई रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो द कॉन्फ़िगरेशन एट द C2 इज R कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम देखें दूसरे कंपाउंड में, देखो सेम वही ग्रुप दिख रहे हैं, तो R कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हम चलते हैं अपने C3 कार्बन के ऊपर। तो जो C2 कार्बन है वो तो हम पहले ही देख चुके हैं दोनों ही कंपाउंड के अंदर, जिनकी कॉन्जुगेशन क्या निकली है बोलो, R कॉन्फ़िगरेशन। हम C3 के ऊपर देखते हैं कंपाउंड नंबर 1 में। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, ब्लू कलर से हमने दिखा है CH ग्रुप, नंबर 2 जो बल्कि ग्रुप, नंबर 3 ड्यूट्रियम, नंबर 4 आपका H एटम। अब क्या करें, राइट पोजीशन पे पहुंचे हैं ग्रुप्स को। राइट पोजीशन मींस आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को राइट हैंड डायरेक्शन में, तो 1 और 3 के बीच इंटरचेंज, 3 की जगह 1, 1 की जगह 3। लेकिन आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो राइट पोजीशन पे आ गया, अब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को पहुंचाए तो 4 और 3 के बीच इंटरचेंज करना होगा 90 डिग्री का। पहले भी एक 90 डिग्री का हो चुका है, सेकंड 90 डिग्री का रोटेशन, क्योंकि 180 डिग्री का रोटेशन होना जरूरी है टू मेंटेन द सेम कॉन्जुगेशन। तो 3 की जगह 4 आ गया, देखो 4 की जगह 3। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दें। हाइड करने के बाद अब आई को रोटेट करें 1 से 2, 2 से 3 की तरफ, तो आई रोटेट हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कॉन्जुगेशन क्या हो गई C3 पे S। ऐसे ही जो कंपाउंड नंबर 2 है उसमें C3 के ऊपर कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप CH ग्रुप, उसके बाद नंबर 2 प्रायोरिटी बल्कि ग्रुप, नंबर 3 ड्यूट्रियम, नंबर 4 आपकी प्रोटियम जो H है। वैसे साफ साफ दिख रहा है कि कॉन्जुगेशन रिवर्स ही आने वाली है, फिर भी डिटरमाइन करते हैं। देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को राइट हैंड डायरेक्शन में लेके जाएं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को बॉटम। तो 1 और 4 के बीच अगर हम इंटरचेंज कर दें 90 डिग्री की, तो 4 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 4। लेकिन अभी तक तो एक ही 90 डिग्री की रोटेशन हुई है, एक और 90 डिग्री की करनी होगी। 1 4 को हमें डिस्टर्ब नहीं करना। अब 2 और 3 के बीच इंटरचेंज,
तो 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 आ जाएगा आपका। अब क्या करें? अब आई को रोटेट करें। वाई को आप क्या करेंगे बोलो? रोटेट। अब रोटेट करने से बोलो क्या हुआ? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड किया, आई को रोटेट किया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो कॉन्जुगेशन बोलो क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगी बोलो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, तो क्या आ गई बोलो? या क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कॉन्जुगेशन इज आर। तो आपने क्या देखा? हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैव द सेम कॉन्जुगेशन एंड द अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल हैव द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे? द गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड आर डायस्टीरियोमर्स। बोलो कौन होंगे आपके? वो डायस्टीरियोमर्स होंगे। क्लियर हो गया इतना? और उसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो ये डायस्टीरियोमर तो है ही है, प्लस अगर एक कायरल कार्बोनेटम ऐसा हो जिसके ऊपर कॉन्जुगेशन आपकी क्या हो? रिवर्स हो। जैसे आपके यहाँ पर तो 2 ही कायरल कार्बोनेटम थे, तो आउट ऑफ दीज डिफरेंट कायरल कार्बोनेटम, इफ द कॉन्फिगरेशन एट वन ऑफ द कायरल कार्बोनेटम इज डिफरेंट, सो दे आर आल्सो एपिमर्स। तो ये डायस्टीरियोमर्स तो हैं ही, और डायस्टीरियोमर हैं प्लस एपिमर भी हैं, क्योंकि एपिमर्स कौन होते हैं? इफ देर आर 2 कंपाउंड्स which have large number of chiral carnatum, तो उन सभी डिफरेंट कायरल कार्नेटम के अंदर से एक कायरल कार्नेटम ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर कॉन्जुगेशन क्या? एटलीस्ट वन, कम से कम एक। मैंने क्या कहा? कम से कम एक कायरल कार्नेटम ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर कॉन्जुगेशन बोलो क्या है? डिफरेंट है। औरों पे भले ही सेम हो, एटलीस्ट एक, सिर्फ एक के ऊपर, तो एक के ऊपर मिल गया। देखो C3 के ऊपर कंपाउंड नंबर 1 में एस कॉन्जुगेशन है और कंपाउंड नंबर 2 में आर, तो ये एपीमर्स भी हैं, तो ये डायस्टीरियोमर्स भी हैं और ये एपीमर्स भी हैं। So as the congregation on at least one of the chiral carnatum is same and different on all other chiral carnatums in both of the compound, the compound are diastereomers, तो डायस्टीरियोमर हो गए। लेकिन साथ के साथ दूसरी टर्म हमने क्या बताई कि कम से कम एक कायरल कार्बोनेटम के ऊपर क्या हो जाए? डिफरेंट। वो एक के ऊपर भी डिफरेंट है, तो ये एपीमर्स भी हैं, सो दे आर एपीमर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखो हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं आपके सामने। ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा की, देखो ग्लूकोज की जो पहले सीख चुके होते हैं। So that is the structure of glucose. अब हम सेकंड स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, that is of mannose. इन दोनों स्ट्रक्चर में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो कहां पे दिख रहा है? ऑल अदर पोजीशंस आर सेम, मींस और हर जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? बिल्कुल सेम। अब हमें चेकआउट करना है कि C2 के ऊपर ही डिफरेंस आपको दिख रहा है, हमें देखना है ग्लूकोज और मैनोस के बीच क्या है रिलेशन। क्या ये होमोमर्स है? क्या ये एनेंशियोमर है? क्या ये डायस्टीरियोमर है या एपीमर्स है? देखो जो आपके कायरल कार्बोनेटम कहाँ कहाँ पे है? कायरल कार्बोनेटम आपके देखो C2 भी कायरल है, C3 भी कायरल है, C4, C5, दीज आर दी कायरल कार्बोनेटम। ऐसे ही ये C2 कायरल, C3 कायरल, C4 कायरल, C5 कायरल, देयर आर 4 कायरल कार्बोनेटम। आउट ऑफ दीज 4 कायरल कार्बोनेटम एक ही कायरल कार्बोनेटम ऐसा है जहां पे ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, दैट इज अ C2 पोजीशन। ग्लूकोज और मैनोस की स्ट्रक्चर में इतना ही डिफरेंस होता है। अभी हमने बताया था एपीमर्स के बारे में, ये डायस्टीरियोमर तो है ही है, प्लस एपीमर भी है। एपीमर क्यों? सिर्फ एक कायरल कार्बोनेटम जो C2 है जहां पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ चुका है। क्या है कॉन्फ़िगरेशन? एक की R होगी तो दूसरे की S, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे क्योंकि ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। ऑल अदर रिमेनिंग कायरल कार्बोनेटम हैव द सेम कॉन्जुगेशन। अब C3 पे देखें, दोनों में ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम है, राइट हैंड डायरेक्शन में H है, लेफ्ट में OH। C4 पे देखें, राइट में OH, लेफ्ट में H। C5 कायरल कार्बोनेटम पे देखें, राइट में OH और लेफ्ट में कौन है? H। सिर्फ एक पोजीशन पे डिफरेंस है, सो दे आर एपीमर्स। तो इसलिए कौन होंगे बोलो? ये एपीमर्स होंगे। डायस्टीरियोमर भी हैं और एपीमर्स भी हैं। अब ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर और ड्रा कर देते हैं, देखो आपके सामने। आप रिलेशन देखें, ग्लूकोज का मेनोज के साथ देखा, अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में देखें फिलहाल, तो दे द ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर एट कौन सी पोजीशन बोलो? एट पोजीशन नंबर 4 के ऊपर।
और पोजीशन सेम है। पोजीशन नंबर 4 देखनी है, देखो ये ग्लूकोज के अंदर पोजीशन नंबर 4, देखो मैंने यहाँ पे शो किया, और उधर ग्लैक्टोज में पोजीशन नंबर 4, यहीं पे चेंज है और सारे सेम है, तो दे आर आल्सो एपिमर्स। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर आल्सो एपिमर्स। अब कॉन्जुगेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं वो तो हम आपको पहले सिखा ही चुके हैं कि कैसे आर कॉन्जुगेशन निकालते हैं, कैसे एस निकालते हैं। कायरल कार्बन एटम के ऊपर पहले प्रायोरिटी चेक करें और उसके बाद आप आर और एस कॉन्जुगेशन का पता लगा सकते हैं। वो सारे बेसिक रूल हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब डायरेक्ट कैसे देखते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है और आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आपने क्या देखा, जो अभी हमने बेसिक फैक्ट आपको बताया था, एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम इज डिफरेंट। अगर कॉन्फ़िगरेशन एक कायरल कार्बन एटम के ऊपर क्या हो, डिफरेंट हो किसी भी एक के ऊपर, जैसे ग्लूकोज मेनोस में देखो, चेकआउट करके ग्लूकोज और मेनोस देखो इन दोनों में, तो दे डिफर फ्रॉम ईच अदर at one chiral carbon atom in the orientation of the H and the OH, means configuration is different at one chiral carbon atom। कम से कम एक के ऊपर है, एक के ऊपर है ही इन दोनों कंपाउंड में, ग्लूकोज मेनोस के अंदर। सो दीज गिवन डायस्टीरियोमर आर एपिमर्स। ये डायस्टीरियोमर तो है ही है, ग्लूकोज एंड मेनोस आर डायस्टीरियोमर्स, बट डायस्टीरियोमर होने के साथ साथ एपिमर भी हैं। ऐसे ही अगर आप ग्लूकोज और मेनोस को देखें तो उनमें भी यही रिलेशन है कि दे डिफर फ्रॉम ईच अदर in their configuration at position number 4। ग्लूकोज और मेनो गैलेक्टोज पोजीशन नंबर 4 पे डिफर कर रहे हैं और ग्लूकोज और मेनोस पोजीशन नंबर 2 के ऊपर डिफर कर रहे हैं। और कायरल कार्बोनेटम का तो होना जरूरी था ही, क्योंकि जब तक कायरल कार्बोनेटम नहीं होगा तो हम आर और एस का जिक्र ही नहीं कर सकते, हम बता ही नहीं सकते कि उसके अंदर आर है या एस। तो ये तो सबसे बेसिक फैक्ट है, ये तो स्टेप नंबर 1 है। जब भी हम आर और एस कॉन्जुगेशन निकालते हैं तो सबसे पहले किसी कंपाउंड में हम क्या सर्च आउट करते हैं, वी सर्च आउट द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। क्योंकि हम सिर्फ कायरल कार्बन एटम के बारे में ही तो बताते हैं कि उस कार्बन एटम के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस। जो कायरल कार्बन एटम नहीं, उसकी तो ना तो आर कॉन्फ़िगरेशन होती ना ही एस कॉन्फ़िगरेशन होती। So these all are the application of R and S configuration। So thank you, that all about today's lecture, जिसमें हमने R और S कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस देखी, जिससे हमने ये पता लगाया कि अगर पेयर ऑफ कंपाउंड है तो वो क्या होमोमर्स हैं, या क्या वो आपके एनेंशियोमर हैं, या डायस्टीरियोमर है। डायस्टीरियोमर है तो क्या वो एपिमर भी हैं। और साथ के साथ हमने टोपिसिटी का बिहेवियर भी देखा कि जो होमोमॉर्फिक एटम थे, होमोमॉर्फिक मींस दोनों एच थे या दोनों CH3 थे। हमने आज देखा एच के बीच रिलेशन कि जो होमोमॉर्फिक एटम थे वो क्या है, उनकी टोपिसिटी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ आर एंड एस कॉन्फिगरेशन। So that all about the today's lecture about the application of R and S configuration। Thank you।